साथियों, मैं आपका दोस्त नीरज कुमार सैनी हाजिर हूँ आप सभी लोगों के बीच गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर एक नई क्लास लेकर, जिसमें हम राष्ट्रीय आंदोलन को कवर करेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और साथियों, आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से गणतंत्र दिवस मनाएं। और साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कवर करेंगे। और यह वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि लोगों को यह पता चले कि हमारे भारत में किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन हुए, किस तरह से भारत ने आज़ादी पाई, किस तरह से हमने अंग्रेजों को भारत से भगाया और कैसे कैसे हमारे देश का संविधान बना, हमारे क्रांतिकारियों ने कौन कौन सी गतिविधियां की। इन सारी की सारी बातों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त मिली। साथियों, इसी के साथ हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक होने वाला है, टॉपिक होगा राष्ट्रीय आंदोलन पर। राष्ट्रीय आंदोलन को समझने से पहले साथियों, हमको भारत की थोड़ा सा भारत के बारे में समझना होगा। साथियों, आप लोग जानते हैं कि भारत प्राचीन समय से ही एक बहुत धनी संपदा वाला देश, कहते हैं जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। यानी कि साथियों, भारत में तरह तरह की संपदाएं थी, हर एक तरह से संपन्न देश था साथियों। लेकिन समय समय पर यहाँ पर अनेक लुटेरे आए, भारत को लूटने का प्रयास किए। लेकिन साथियों, जब से ब्रिटिश शासन ने भारत में स्थापना हुई, तो ब्रिटिश शासन की स्थापना से पूर्व तो हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। लेकिन ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब होती गई। यानी कि हमारे पास जो धन दौलत था, जो हमारे पास आपका रिसोर्स था, यानी कि जितनी भी धन संपदा थी, वो सारी की सारी अंग्रेजों ने अपने देश में ले जानी शुरू कर दी। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी और किस तरह से हम लोग अपने देश के लिए संघर्ष करेंगे और कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर। जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं वो लोग बना लें, क्योंकि हिस्ट्री की निरंतर क्लासेज अब चालू की जाएंगी, आप लोगों को नोट्स बनाकर रख लेने हैं। साथियों, सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आज ये जो हमारा पहला टॉपिक है, यह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात मैं करूं तो साथियों, याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की थी, वो एक आईसीएस अधिकारी, क्या नाम याद रखना है, एक रिटायर्ड यानी कि अवकाश प्राप्त आईसीएस अधिकारी, आईसीएस अधिकारी जो थे वो अवकाश प्राप्त आईसीएस अधिकारी, यानी कि वो पहले आईसीएस अधिकारी थे, लेकिन उनको अवकाश यानी कि वो अपनी सेवा निवृत्त हो गए थे। सेवा से निवृत्त आईसीएस अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या फिर कह सकते हैं ए.ओ. ह्यूम, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ए.ओ. ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या फिर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। साथियों, मैं इस वीडियो में प्रयास करूंगा कि मेरे द्वारा कोई भी गलती न की जाए और मैं अपना 100% सही कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। लेकिन साथियों, मैं एक मानव हूँ और मानव गलतियों का बदलाव होता है। अगर वीडियो में कोई भी गलती हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे जय हिंद लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस रिपब्लिक डे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंच सके। तो साथियों, मैंने क्या बताया, सबसे पहला फैक्ट आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इसकी स्थापना एक आईसीएस अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी। साथियों, अब मैं साथियों बात करता हूँ कब की गई थी। तो साथियों, याद रखना है इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। अब थोड़ा सा आप लोगों को नोट्स बनाने हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर। सबसे पहले मैंने बता दिया, आप लोगों को सही तरीके से रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मैं बात कर रहा हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर। मैंने आपकी स्थापना बता दी किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम बता दिया। अब साथियों, मैं आगे बात करता हूं। तो साथियों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसका जो पहला अधिवेशन तय हुआ था, तो ये तय हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ कराया जाएगा, पुणे में कराया जाएगा। लेकिन साथियों,
पुणे में प्लेग आ गया था। प्लेग नामक एक बीमारी आ गई थी और प्लेग नामक बीमारी होने के कारण इसे पुणे में ना कराकर बम्बई में कराया गया। और बम्बई में साथियों याद रखना है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसको संपन्न कराया गया था। तो साथियों याद रखना है कि इसका जो प्रथम अधिवेशन होने वाला था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये प्रथम अधिवेशन को कहाँ कराना जाना था? पुणे में। कहाँ पर कराया जाना था? पुणे में। लेकिन पुणे में क्या आ गया था साथियों? प्लेग। क्या आ गया था? प्लेग। और प्लेग आने के कारण इसका अधिवेशन कहाँ कराया गया? पुणे में। क्या आ गया? प्लेग। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ कराना था? पुणे में। लेकिन पुणे में क्या है? प्लेग। और प्लेग आने के कारण इसको बम्बई में कराया गया। इस अधिवेशन में टोटल सदस्य कितने थे? तो 72 सदस्य शामिल हुए थे। टोटल सदस्य कितने आए थे? 72 सदस्य। इसमें से 38 सदस्य जो थे, 38 सदस्य वो बम्बई प्रांत से थे। याद रखना 38 सदस्य कहाँ से थे? बम्बई प्रांत से थे। और 72 सदस्य जो थे साथियों ये अलग अलग वर्गों से आए हुए थे। अगर मैं बात करूं साथियों कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अध्यक्षता अगर मैं बात करूं साथियों इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी तो याद रखना है व्योमेश चंद्र बनर्जी। का नाम याद रखना है व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर मैं बात करूं कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और अगर मैं बात करूं सचिव किसको बनाया गया था? अगर मैं बात करूं सचिव किसको बनाया गया था तो याद रखना है A.O. ह्यूम। किसको? A.O. ह्यूम। ठीक है साथियों। अब मैं आगे बात करता हूं फिर से। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम जो ICS रिटायर्ड यानी कि ICS से अवकाश प्राप्त अधिकारी थे। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ कराना जाना था? पुणे में कराया जाना था। लेकिन पुणे में प्लेग आने के कारण इसको बम्बई में, इसमें टोटल 72 सदस्य होने से जिसमें से 38 सदस्य बम्बई प्रांत से लिए गए। इसकी अध्यक्षता से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उमेश चंद्र बनर्जी और सचिव से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो A.O. ह्यूम। और साथियों अगर मैं बात करूं प्रमुख सदस्यों की, अगर मैं साथियों बात करूं प्रमुख सदस्यों की यानी कि जो इस पहले अधिवेशन में पहले जो सदस्य आए थे, अगर मैं बात करूं प्रमुख सदस्यों की तो याद रखना फिरोज शाह मेहता साथियों याद रखना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, WC बनर्जी, आनंद मोहन बोस और रमेश चंद्र दास जैसे लोग शामिल थे। अगर मैं बात करूं प्रमुख सदस्य कौन कौन से थे तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, आनंद मोहन दास और मोहन बोस साथियों, रमेश चंद्र दास और WG बनर्जी। साथियों आनंद मोहन बोस है, आनंद मोहन दास नहीं है। क्या है? आनंद मोहन बोस। ठीक है साथियों। तो सारी की सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। और साथियों एक बात और याद रखना है बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम याद रखना आप लोगों को? बाल गंगाधर तिलक जो रहे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य तो रहे हैं परंतु यानी कि लेकिन इनको कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को नोट्स बनाकर नोट कर लेनी है। सबसे ज्यादा चीजें क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक तो A.O. ह्यूम, प्रथम अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी, टोटल सदस्य 72 थे, 38 सदस्य मुंबई प्रांत से थे। प्रथम अधिवेशन पुणे में कराना था लेकिन प्लेग होने के कारण बम्बई में तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसको तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कराया गया। ठीक है साथियों, यहाँ से याद रखना तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कराया गया। उसके बाद साथियों मैं बात करूँ ग्वालियर टैंक, प्रमुख सदस्यों में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, आनंद दास मोहन, ये याद कर सकते हैं, आनंद मोहन बोस। ठीक है साथियों, बात करेंगे हम आगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब साथियों अगर मैं बात करूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो की गई इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य कारण क्या था, तो साथियों याद रखना है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मैं बता रहा हूं इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे मुख्य कारण क्या होने वाला है। तो साथियों इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, देखो साथियों एक चीज आप लोगों को याद रखना है साथियों,
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे एक कारण ये भी कुछ इतिहासकार लोग मानते हैं कि ये कारण ये हो सकता है कि जो भारतीय जनता में असंतोष था और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह था, उसको दबाया जाए। ये एक भावना थी भारतीयों यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे दो चीजें बताई गई, यानी कि जो ब्रिटिश जनता में लगातार असंतोष पनप रहा है उसको रोका जाए, या फिर विद्रोह की भावना जो है उसको रोका जाए। तो इस कारण इसकी स्थापना की जा रही है। और तत्कालीन गवर्नर उस समय, यानी कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। और साथियों याद रखना कौन थे? लॉर्ड डफरिन। और साथियों यहाँ पर एक टिप्पणी की गई है, याद रखना आप लोगों को, यहाँ पर लॉर्ड डफरिन, ठीक है। और यहाँ पर साथियों याद रखना आपको बाल गंगाधर तिलक, यानी कि याद रखना है बाल गंगाधर तिलक, याद रखना है बाल गंगाधर तिलक ने एक टिप्पणी की थी। बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पर एक टिप्पणी की थी, याद रखना आप लोगों को, कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग पर है। बाल गंगाधर तिलक ने एक टिप्पणी की थी, कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। अब बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पर एक बात बताई कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, ये जो है ये डफरिन ने बनाई। डफरिन ने इसलिए बनाई है कि यहाँ से हम भारतीयों को कुछ, यानी कि ये वो हमसे डफरिन ने कहा। तो अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि बाल गंगाधर तिलक या फिर पूछा जाए कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है साथियों। उसके बाद साथियों बाल गंगाधर तिलक से आपको लोगों को याद रखना है, इन्होंने सेफ्टी वाल्व क्या दिया था? सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत भी दिया था, याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। अब सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत क्या होता है? क्या होता है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत का मतलब साथियों 1857 यानी कि 1857 की क्रांति जब हुई थी तो वो क्रांति में भारतीय लोग असफल हुए थे। और भारतीय लोग जैसे ही असफल हुए तो भारतीयों में 1857 की क्रांति के असफल तो हो चुके थे, लेकिन उसका जो विद्रोह था, उसका जो असंतोष था, वो आज भी उबाल ले रहा था अंग्रेजों के प्रति। तो साथियों बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये जो हमारा असंतोष है, विद्रोह की भावना है, इसको निकालने के लिए ये जो कांग्रेस है ये एक वाल्व की तरह काम करेगी अंग्रेजों के लिए, और इसी की सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत कहा, ठीक है ना। तो उसके बाद डफरिन, अब बाल गंगाधर तिलक ने तो कहा था कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, और उसके जवाब में डफरिन ने क्या कहा? डफरिन ने कहा कांग्रेस उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, वह जनता की उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी जनसंख्या सूक्ष्म है, अब डफरिन ने क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगी जिनकी संख्या क्या है? सूक्ष्म है। तो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी क्या की थी? वह, यहां लिख लीजिए, वह जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी संख्या सूक्ष्म है। तो बाल गंगाधर तिलक ने पहले क्या कहा कि कांग्रेस जो है वो डफरिन के दिमाग की उपज है। फिर उसके बाद डफरिन ने जवाब में क्या कहा कि वह जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी संख्या सूक्ष्म है। साथियों और सारे लोगों के ऊपर मैं बात करता हूँ, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, जैसे साथियों याद रखना है बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा कांग्रेस के संबंध में? तो याद रखना आप लोगों को, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि जितने भी कांग्रेस के लोग हैं वो सारे के सारे लोग किसके भूखे हैं? पदों के भूखे हैं। पहले तो आपको बाल गंगाधर तिलक का याद रखना, फिर डफरिन जी ने जो कहा उसको याद करना, फिर बंकिम चंद्र चटर्जी को याद करना।
उसके बाद अश्विनी कुमार दत्त जी आए और अश्विनी कुमार दत्त ने कहा जो कांग्रेस है, कांग्रेस सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कि जो है ये 3 दिनों का तमाशा है। अगर मैं साथियों बात करूं तो ये सारी की सारी चीजों को आप लोगों को याद रखना है। अब साथियों राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर मैं बात करूं थोड़ा सा, तो राष्ट्रीय आंदोलन में जो कांग्रेस ने भाग लिया, तो कांग्रेस साथियों 2 भागों में समझ लीजिए। कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस ने 2 भागों में काम किया। पहला भाग जो काम किया वो हुआ उदारवादी चरण। साथियों जो पहला भाग में काम किया कांग्रेस ने उसको हम कह सकते हैं उदारवादी चरण। उस भाग को हम साथियों क्या कह सकते हैं, उदारवादी चरण। इसमें शहरी शिक्षित भारतीय। साथियों ये जो उदारवादी चरण रहा, इसमें जो कांग्रेस की पहुंच रही ये सिर्फ शहरी भारतीयों तक रही, शिक्षित भारतीयों तक रहा। और साथियों इस उदारवादी चरण को हम लोग नरमपंथी भी कह सकते हैं। क्योंकि साथियों ये वाला समय रहा कांग्रेस का, उस समय में कांग्रेस की पहुंच जो रही थी वो शहरी शिक्षित वर्ग तक रही। और कांग्रेस का जो तरीका था उसमें अनुनय यानी कि प्रार्थनाएं की जाती थी, अपने लेखों में लिखा जाता था, अनुनय विनय की सिस्टम था, यानी कि बहुत ही विनम्रता पूर्वक कार्य कराए जाते थे। और इसमें जो ये वाला क्रम था, इसमें मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों का ज्यादा से ज्यादा था। और इसमें क्या कहा गया था कि जो कांग्रेस मांगे की, जो भारतीय जनता की मांगे हैं वो ब्रिटिश सरकार की समक्ष रखी जाएंगी और बड़ी ही न्यायप्रियता से रखी जाएंगी, और ब्रिटिश सरकार उनके ऊपर जो फैसला करेगी उसे माना जाएगी। और ये जो पहला चरण रहा इसमें आम जनता, साथियों इसमें क्या था, इसमें मध्यम वर्गीय शहरी जनता थी। मध्यम वर्गीय शहरी जनता तो इसमें सम्मिलित थी। मध्यम वर्गीय शहरी जनता जैसे बात करें वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये लोग तो सम्मिलित थे। लेकिन इसमें आम जनता की अगर मैं बात करूं तो किसान, मजदूर और महिलाएं। किसान, मजदूर और महिलाओं को ये मालूम ही नहीं था कि हमारे देश में एक इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। और साथियों अगर मैं बात करूं उदारवादी चरण के प्रमुख नेताओं के बारे में तो याद रख सकते हैं दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, WC बनर्जी जैसे लोग शामिल थे। तो हम लोग एक बार फिर से उदारवादी चरण के ऊपर बात करेंगे। तो उदारवादी चरण साथियों जो था वो शहरी शिक्षित वर्गों तक ही सीमित था। इसकी जो पहुंच थी वो आम जनता तक अभी नहीं पहुंच पाई थी, और इसमें ज्यादातर मध्यम वर्गीय लोग शामिल थे। और इसके अंतर्गत गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय और WC बनर्जी जैसे लोग शामिल थे। साथियों आशा करता हूं कि इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब साथियों उदारवादी चरण जो होता था ये अपनी कार्यप्रणाली क्या थी इसकी, ये किस तरह से कार्य करता था उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। तो उदारवादी चरण वाले लोग जो हुआ करते थे वो पहले क्या करते थे, अधिवेशन बुलाते थे। अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित होता था उस प्रस्ताव को यानी कि समाचारों के माध्यम से जनता तक पहुंचाते थे। और साथियों उदारवादी वाले जो लोग थे वो काफी प्यार से अपनी बातें अंग्रेजों को बताते थे और अपनी मांगों को परिचित कराते थे। यानी कि पहली बात तो पहले अधिवेशन बुलाने के बाद जो प्रस्ताव पारित होता था उसको फिर जनता तक पहुंचाते थे समाचार पत्रों के द्वारा, और बहुत ही प्यारी तरीके से अपनी मांगों को अंग्रेजों तक पहुंचाते थे। और साथियों अगर हम बात करें कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन हुए, प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष।
अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। अगर बात करें प्रथम पारसी अध्यक्ष, तो याद रखना है प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया। दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। तो याद रखना है प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब साथियों बात करेंगे हम लोग आगे। और दादा भाई नौरोजी की अगर मैं बात करूं तो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जॉर्ज यूले। और साथियों क्या होते थे, जो उदारवादी चरण के लोग होते थे समय समय पर क्या करते थे, अपने शिष्टमंडल को अंग्रेजों तक भेजते थे और जो इनकी समस्याएं होती थी आम जनता को, उनको लोगों को अंग्रेजों को बताते थे। अब साथियों मैं बात करूं अगर दादा भाई नौरोजी की, तो इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया साथियों। धन निष्कासन का सिद्धांत याद रखना है, इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद साथियों अगर मैं बात करूं रानाडे, ये भी इसी यानी कि उदारवादी चरण से संबंधित थे और इन्होंने आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व के बारे में बताया। और रमेश चंद्र दत्त, साथियों याद रखना है नाम, रमेश चंद्र दत्त, उन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास नामक किताब लिखी, जिससे हम जान सकते हैं कि आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी इसे कहा जा सकता है। क्योंकि जैसे दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, धन निष्कासन का सिद्धांत दे दिया, रानाडे ने भारत के औद्योगिक यानी कि विकास के महत्व को समझाया और रमेश चंद्र दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास की किताब लिखी। अब साथियों हमने ये देख लिया कि उदारवादी चरण की कार्यप्रणाली क्या है, उदारवादी चरण ने किस तरह से कार्य किया, इसके अध्यक्षों के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब साथियों हम इसकी सीमाएं, लिमिटेशंस को देखेंगे कि उदारवादी चरण कहाँ तक सीमित था। अगर मैं बात करूं इसकी सीमाएं या फिर उदारवादी चरण की मांगे, सबसे पहले हम इसकी उदारवादी चरण की मांगों के ऊपर बात करेंगे, फिर उसके बाद इसकी सीमाओं पर बात कर लेंगे। तो साथियों सबसे पहले उदारवादी चरण की जो मांगे थी वो थी न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों से पृथक किया है। ठीक है, राज्य की ओर से कल्याणकारी कार्यों की मांग, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार किया जाए और तकनीकी तथा उच्च शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाई जाएं, सिंचाई योजना व कृषि बैंकों की स्थापना की जाए। ये सारी की सारी मांगे कौन कर रहा था? उदारवादी चरण वाले लोग कर रहे थे साथियों। अगर मैं बात करूं उदारवादी चरण की बारे में, तो उदारवादी चरण में जो चरण था इसकी पहुंच जो थी वो आम जनता तक नहीं पहुंच सकी, यानी कि उदारवादी चरण की जो समय रहा उस समय में कांग्रेस की पहुंच आम जनता तक नहीं रही। अब साथियों उदारवादी चरण जैसे ही खत्म होता है 1885 से 1905 के बीच में दूसरा चरण चालू होता है कांग्रेस में। क्योंकि साथियों ये जो उदारवादी चरण वाले लोग थे ये बहुत ही प्यार से अंग्रेजों से बातचीत कर रहे थे। तो इतनी प्यार से अंग्रेजों से बातचीत कर रहे थे तो इन्हीं के ग्रुप में से कुछ लोगों को यह चीज पसंद नहीं है, क्योंकि वो लोग जान रहे थे जब हम लोग इतनी प्यार से बात कर रहे हैं और ये जो अंग्रेज हैं ये प्यार की भाषा नहीं समझेंगे, तो उन्हीं में से कुछ लोग अलग होकर उन्होंने क्या बना लिया, उग्रवादी चरण बना लिया। अगर मैं बात करूं उग्रवादी चरण की, उग्रवादी चरण अगर मैं बात करूं उग्रवादी चरण की, तो उग्रवादी चरण जो भारत में रहा वो 1905 से लेकर 1919 में रहा। और साथियों इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो निभाई लाल बाल पाल और विपिन चंद्र घोष भी नाम एक याद देख सकते हैं, विपिन चंद्र घोष। अब मैं साथियों यहाँ पर मैंने 3 शब्द लिखे, लाल बाल पाल। अब इसका मतलब क्या है? लाल यानी कि लाला लजपत राय, ठीक है। और साथियों अगर मैं बात करूं बाल यानी कि
बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और साथियों अगर मैं बात करूं पाल, तो पाल में साथियों याद रख सकते हैं आप लोग विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। और साथियों यहाँ पर जो मैंने विपिन चंद्र घोष लिखा है ये थोड़ा सा गलत है, विपिन चंद्र घोष नहीं विपिन घोष होगा साथियों। तो इन सारे के सारे लोगों ने बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो क्या याद रखना है साथियों, आप लोगों को याद रखना है जो उग्रवादी चरण था वो चरण उदारवादी चरण से थोड़ा अलग था। इसमें क्या था, इन्होंने प्यार से समझाने का प्रयास नहीं किया। इन्होंने कहा कि जो स्वशासन जो होगा भारत का, वो भारत के विकास एवं यानी कि जो हम स्वशासन ही भारत के विकास एवं आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करेगा। और साथियों अब ये लोग जान रहे थे कि ये इतनी प्यार से हम लोग बात कर रहे हैं, तब भी अंग्रेजी सरकार हमारे ऊपर तरह तरह के एक्ट ला रही, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाई थी, जैसे अंग्रेजी सरकार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाए साथियों, अंग्रेजी सरकार वाले ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाई, विश्वविद्यालय अधिनियम और बंगाल विभाजन जैसे कार्य लाए। तो ये लोग जान चुके थे कि हमको प्यार से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। उसके बाद जो उस समय का समकालीन विश्व था, यानी कि उस समय का जो तत्कालिक विश्व था, उस समय जैसे इटली ने क्या किया था, इथोपिया को इटली का इथोपिया द्वारा पराजित होना, ठीक है। जापान जो था, जापान ने रूस को पराजित कर दिया। और साथियों इसी तरह से जन नांदी आंदोलन आयरलैंड, तुर्की और चीन में हो रहे थे। इससे क्या हो रहा था, जो भारतीय लोगों के अंदर एक मिथक बैठ चुका था कि हम लोग कभी यूरोप से जीत नहीं सकेंगे, वो क्या हो सकता था साथियों, दूर हो सकता था। और साथियों 1896 से 1900 के बीच में क्या हुआ था, भारत में एक बहुत बड़ा भयंकर अकाल पड़ा, लेकिन उस अकाल के होते हुए भी दूसरा दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। और दूसरे दिल्ली दरबार में जो आयोजित किया गया उसे तो बहुत बड़ी मात्रा में धन संपदा खर्चा की गई। और साथियों तिलक और राष्ट्रवादी नेताओं को कारावास की सजा दी गई। तो ये सारे बहुत सारे के कारण थे, जहां से भारतीयों को पता चल चुका था कि जो स्वराज्य जो है वो मांगने से नहीं अपितु संघर्ष से प्राप्त होगा, यानी कि आजादी हमको मांगने से नहीं प्राप्त होगी, बिल्कुल संघर्ष से प्राप्त होगी साथियों। और इसी बीच जो बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने एक नारा भी दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। याद रखना, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। याद रखना है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था तो बाल गंगाधर तिलक। अब साथियों अभी तक हमने उदारवादियों की कार्य प्रणाली देखी थी, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से विनम्रता पूर्वक कार्य करते थे। लेकिन ये लोग जो थे, इन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, यानी कि विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना बोले बंद करो, अंग्रेजों को अगर भगाना है, और स्वदेशी चीजों को प्रयोग करो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अपने देश की चीजों पर का इस्तेमाल करो। और साथियों वैसे बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, यहाँ पर इन्होंने जो बाल गंगाधर तिलक, यहाँ से आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक। अब इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को शक न हो और राष्ट्रवादी आंदोलन चलता है, इसके लिए इन्होंने 1893 में गणपति महोत्सव, याद रखना है गणपति महोत्सव, और 1895 साथियों याद रखना है 1895 में शिवाजी महोत्सव को मनाने की शुरुआत कर दी। और साथियों ये महोत्सव भी मनाते रहे, और महोत्सव में जिसमें अंग्रेजों को शक न हो और इनकी राष्ट्रवादी विचारधारा जो है वो फैलती रही। और उग्रवादियों ने एक काम और किया, असहयोग भी किया, धरना प्रदर्शन किए, तरह तरह के अन्यायपूर्ण जितने भी कानून थे उनका बहिष्कार किया, और हड़ताल साथियों ये लोग तरह तरह की करते थे, बहिष्कार करते थे और प्रदर्शन करते थे। और साथियों उग्रवादियों की जो अगर मैं बात करूं, उग्रवादी और उदारवादी
इनके बीच जो लिमिटेशन यानी कि इनके बीच जो सीमाएं थी वो थी। अब जैसे उग्रवादी और उदारवादी दोनों के बीच जो मतभेद थे, दोनों के जो विचार थे वो अलग अलग थे और इन्हीं आपसी मतभेदों के कारण 1907 में क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। वो भी दो भागों में इसको बांट दिया जाता है। पहला भाग होता है साथियों उदारवादी और दूसरा भाग होता है उग्रवादी। साथियों तो यहाँ तक तो हमने बात की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रमुख टॉपिक यानी कि बंगाल विभाजन के बारे में। बंगाल विभाजन साथियों, अब मैं बात करूंगा बंगाल विभाजन के ऊपर। बंगाल विभाजन, तो साथियों अगर मैं बात करूं बंगाल विभाजन की, तो बंगाल विभाजन को आप लोगों को याद रखना है। बंगाल विभाजन की जो घटना हुई थी वो हुई थी 1905 में। अगर मैं बात करूं गवर्नर की, तो उस समय गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन भाई साहब। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और साथियों जो बंगाल विभाजन किया गया, ये जो राष्ट्रवाद विचारधारा थी, इस पर एक प्रकार का अंग्रेजों के द्वारा प्रहार था, यानी कि राष्ट्रवाद विचारधारा को तोड़ना था। और साथियों बंगाल एक ऐसा स्थान था जहां से राष्ट्र चेतना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और अंग्रेज यह नहीं चाह रहे थे कि इसको आगे बढ़ाया जाए, राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़े। और उन्होंने पहली चीज क्या बताई, उन्होंने इसको संप्रदाय के आधार पर, बंगाल को धार्मिक आधार पर बांटने का प्रयास किया। और धार्मिक आधार पर बांटा बंगाल को इस तरह से, नंबर 1 पर पश्चिमी बंगाल, नंबर 1 पर बंगाल को बांट दिया पश्चिमी बंगाल, और नंबर 2 पर बंगाल को बांटा पूर्वी बंगाल। अगर मैं साथियों बात करूं पश्चिमी बंगाल की, अगर मैं बात करूं पश्चिमी बंगाल की साथियों, तो याद रखना है पश्चिमी बंगाल जो था वो हिंदू बहुल क्षेत्र था, यानी कि पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की संख्या अधिक थी और पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की संख्या अधिक थी। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और साथियों जो बंगाल था, इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहां से याद रखना है, इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों की तीनों चीजें शामिल थी। और साथियों जब इन्होंने बंगाल को विभाजित किया, तो बंगाल विभाजित करने का कारण क्या था कि पहली बात तो इन्होंने बताया कि जो है जो बंगाल है, बंगाल में हमारा जो शासन है वो अच्छी तरीके से चल नहीं रहा है, यानी कि शासन चलाने में असुविधा हो रही, प्रशासनिक असुविधा है। उसके बाद इसको संप्रदाय यानी कि बंगाल में मुस्लिम संप्रदायवाद को बढ़ावा देना चाहा। और साथियों अगर मैं बात करूं बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, तो साथियों याद रखना है बंगाल विभाजन की घोषणा जो की गई थी वो 20 अगस्त, याद रखना है साथियों 20 अगस्त, साथियों याद रखना, साथियों बंगाल विभाजन की घोषणा की मैं डेट बता रहा हूँ 20 जुलाई 1905, या फिर साथियों कहीं कहीं पर आप लोगों को लिखा है 19 जुलाई 1905। तो साथियों दो डेट है, यानी कि 20 जुलाई 1905 और कहीं कहीं पर कुछ स्रोतों में 19 जुलाई 1905 में भी बताया गया है। तो साथियों इतनी बात आप लोगों को याद रखना है, यानी कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। और साथियों जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, तो 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता में टाउन हॉल, 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन पर भी काम जारी कर दिया गया। और साथियों ये जो बंगाल विभाजन था इसकी घोषणा 20 जुलाई या 19 जुलाई 1905 में की गई, और ये प्रभावी कब हुआ साथियों, तो याद रखना है 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 में इसको प्रभावित यानी कि ये प्रभावी हो गया। साथियों याद रखना है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, और बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है। नंबर 1 पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ठीक साथियों अब मैं बात करता हूँ आगे बांटने की बात की जाती है। साथियों 16 अक्टूबर 1905 यहाँ पर क्या साथियों मनाया जाता है, शोक दिवस। क्या मनाया जाता है, बंगाल में शोक दिवस भी मनाया जाता है। लोग एक दूसरे को राखी भी बांधते हैं, साथियों राखी बांधते हैं,
वंदे मातरम के गीत गाए जाते हैं और अन्य देशभक्ति भी गीत गाए जाते हैं। लोग उपवास रखते हैं। और साथियों, जैसे ही बंगाल विभाजन वाली बात होती है, वैसे ही जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चिदरम पिल्ले, ये सारे के सारे लोग स्वदेशी आंदोलन को बहुत ही तेजी से फैलाने का कार्य चालू कर देते हैं साथियों। और उसके बाद क्या होता है, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाता है, बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, कॉलेज छोड़ देते हैं। और साथियों, इसी बंगाल विभाजन के दौरान याद रखना है साथियों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है। इसी बंगाल विभाजन के दौरान यानी कि इसी बंगाल विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर, साथियों क्या याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर, इसी बंगाल विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद रखना है साथियों, आमार सोनार, याद रखना है, इसी बंगाल विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक एक गीत लिखा। आमार सोनार बांग्ला की रचना की, जो 1971 में बांग्लादेश के, कौन सा देश, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। तो साथियों, आमार सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, इसकी रचना किसने की अगर पूछा जाए तो आप लोगों को याद रखना है, ये इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के दौरान की थी। और साथियों, अगर मैं बात करूं, अब मैं साथियों आगे बात करता हूं। तो साथियों, आप लोगों को जो बंगाल विभाजन जिन लोगों को क्लियर हो गया होगा, उनसे मैं आगे बात करता हूं। और बंगाल विभाजन के बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है, वो आता है मुस्लिम लीग। अगला जो टॉपिक है वो है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, अगर मैं बात करूं कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की, तो ये साथियों 1906 में हुआ था। और साथियों, इसके ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो साथियों पहली बात, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नरम दल और गरम दल दोनों के बीच एक झड़प हो गई थी, या साथियों सॉरी, दोनों के बीच एक मतभेद हो गया था अध्यक्ष को लेकर। तो साथियों, यहाँ पर कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन है, यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। किसकी अध्यक्षता की? कांग्रेस की अध्यक्षता की। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में हुआ, वहां पर दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। यहाँ पर बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे महत्वपूर्ण टॉपिकों पर भी विचार किया गया। और साथियों, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन के बाद जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हमारा है सूरत अधिवेशन। क्या है साथियों? सूरत अधिवेशन। और साथियों, सूरत अधिवेशन ये जो है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट चीज है, वेरी इम्पोर्टेंट, याद रखना है। सूरत अधिवेशन जो मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट चीज है, और याद रखना है साथियों, सूरत अधिवेशन में फिर से जो कांग्रेस के दो चरण हैं, उग्रवादी चरण और उदारवादी चरण, साथियों याद रखना है, उग्रवादी चरण और उदारवादी चरण। कांग्रेस के टोटल कितने चरण हैं? 2, उग्रवादी चरण और उदारवादी चरण। यहाँ पर फिर से क्या होता है साथियों, यानी कि अध्यक्ष बनाने को लेकर मतभेद हो जाता है। और साथियों, उदारवादी चरण वाले रास बिहारी बोस, उदारवादी चरण के लोग रास बिहारी बोस, और उग्रवादी चरण के लोग लाला लाजपत राय, या फिर कहीं कहीं पर क्या लिखा गया है, कुछ स्रोतों में दिया गया है बाल गंगाधर तिलक। तो साथियों, यहाँ पर जो सूरत अधिवेशन होता है, यहाँ पर पहला मतभेद का कारण क्या होता है, उग्रवादी चरण वाले लोग बताते हैं लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक को दीजिए, अध्यक्ष बना दीजिए,
यानी कि कहीं कहीं पर लाला लाजपत राय और कहीं कहीं पर कुछ स्रोतों में बाल गंगाधर तिलक के बारे में लिखा गया है। और उदारवादी चरण वाले लोग किसको मानते हैं? रास बिहारी बोस को। तो यहाँ से साथियों पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरी चीज क्या होती है? जो बंगाल विभाजन होता है, बंगाल विभाजन की जो घटना होती है, ये उदारवादी लोग कहते हैं कि इसको सिर्फ ज्यादा व्यापक स्तर पर ना फैलाया जाए, बंगाल में ही रखा जाए। लेकिन उग्रवादी चरण के लोग कहते हैं इसको बहुत ही ज्यादा व्यापक स्तर पर फैलाया जाए, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। साथियों फिर जो अगला कारण होने वाला है वो होने वाला है जो 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स, याद रखना है साथियों, 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स, याद रखना है 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स जो भारत आते हैं उनका भी विरोध किया जाए। ये कौन कहता है? उग्रवादी चढ़ वाले लोग कहते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध किया जाए। और साथियों अगला जो कारण होता है कि 1907 वाला जो अधिवेशन होगा, ठीक है साथियों, इसका भी विरोध किया जाए। अब साथियों मैं बात करूंगा आगे, और आगे साथियों हम लोग बात करेंगे अब दिल्ली दरबार के ऊपर। साथियों किसके ऊपर बात करेंगे? दिल्ली दरबार। साथियों आगे हम बात करेंगे दिल्ली दरबार के ऊपर। तो दिल्ली दरबार के ऊपर मैं बात करूं तो दिल्ली दरबार जो था वो साथियों 1900 दिल्ली दरबार का आयोजन जो किया गया वो 12 दिसंबर 1911 में किया गया। साथियों सबसे पहले मैं बात करूंगा अब दिल्ली दरबार के ऊपर। अगर मैं बात करूं दिल्ली दरबार की, तो दिल्ली दरबार का आयोजन साथियों कब किया गया? 12 दिसंबर 1911 में। साथियों याद रखना है दिल्ली दरबार का आयोजन जो कराया गया वो कब कराया गया? 12 दिसंबर 1911 में। गवर्नर कौन था? तो साथियों गवर्नर का नाम याद रखना है लॉर्ड हार्डिंग। कौन गवर्नर थे? लॉर्ड हार्डिंग। और साथियों याद रखना है कौन गवर्नर थे? लॉर्ड हार्डिंग, गवर्नर या फिर वायसराय। साथियों याद रखना है, सॉरी साथियों यहाँ पर याद रखना वायसराय। वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। इसका गवर्नर नहीं कहेंगे साथियों, इसको कहेंगे वायसराय। वायसराय कौन थे उस समय? लॉर्ड हार्डिंग। और साथियों याद रखना है इसको जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के लिए आयोजित किया गया। महामारी मैरी के लिए आयोजित किया गया। और साथियों इसमें क्या किया गया? ये जो दिल्ली दरबार हुआ इसमें क्या हुआ? बंगाल विभाजन जो था, बंगाल विभाजन, इसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और याद रखना है भारत की राजधानी कलकत्ता, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। और क्या याद रखना है? भारत की राजधानी जो थी उसको भी कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया। तो ये साथियों कब किया गया? दिल्ली दरबार में किया गया। इतनी बातें साथियों क्लियर हो गई होंगी। अब साथियों मैं बात करता हूँ टोटल दिल्ली दरबार के बारे में। तो साथियों याद रखना है जो टोटल दिल्ली दरबार हुई वो कितने हुए? 3 हुई। साथियों ये जो मैं अभी दिल्ली दरबार पढ़ा रहा था ये तीसरा दिल्ली दरबार था। अब साथियों मैं बात करता हूँ प्रथम दिल्ली दरबार के बारे में और द्वितीय दिल्ली दरबार के बारे में। तो साथियों ये जो प्रथम दिल्ली दरबार हुआ, प्रथम दिल्ली दरबार, अगर मैं बात करूं प्रथम दिल्ली दरबार की तो साथियों ये हुआ था 1877 में। अगर मैं बात करूं उस समय, तो उस समय लॉर्ड लिटन, कौन थे? लॉर्ड लिटन। 1877 प्रथम दिल्ली दरबार कब हुआ था साथियों? 1877 में। और इंग्लैंड की महारानी जो विक्टोरिया थी उसको, इंग्लैंड की महारानी जो विक्टोरिया हैं इनको इसमें क्या कहा? घोषित किया गया भारत की सम्राज्ञी। याद रखना है इनको भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था। और साथियों याद रखना है इनको कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद की भी उपाधि दी गई। इनको कैसर ए हिंद की उपाधि भी दी गई। साथियों ये बात आप लोगों को याद रखना है। ये कब किया गया था? ये तो प्रथम दिल्ली दरबार की कहानी हुई।
अब साथियों मैं बात करता हूँ द्वितीय दिल्ली दरबार के ऊपर। अब मैं बात करूंगा द्वितीय दिल्ली दरबार, द्वितीय दिल्ली दरबार के ऊपर, द्वितीय दिल्ली दरबार। तो प्रथम दिल्ली दरबार आप लोगों को बता दिया मैंने। अब हम बात करेंगे द्वितीय दिल्ली दरबार के ऊपर, द्वितीय दिल्ली दरबार। साथियों द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन, साथियों नाम याद रखना है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आयोजित किया गया। और साथियों उस समय इंग्लैंड के सम्राट जो था एडवर्ड सप्तम, इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी में इसको आयोजित किया गया। याद रखना है, इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी में आयोजित किया गया। अब साथियों मैं अगर बात करूं आगे, तो आगे साथियों आप लोगों को याद रखना है, आगे साथियों याद रखना है आप लोगों को, तो ये सारी की सारी बातें जितनी चीजें मैंने आज आप लोगों को पढ़ाई, इन लोगों के प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेने, आप लोगों को रिवीजन करना है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इनमें से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। और साथियों आज की इस वीडियो में थोड़ा